हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी सीईटी की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम हर एक टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं और फिर उस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स को। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एटॉमिक मॉडल, यानी कि परमाणु मॉडल। कि परमाणु जो है वो क्या होते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने देख लिया है कि एटम क्या होता है, हमने देख लिया है कि एटम जो होता है वो किससे मिलकर बनता है। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि भाई पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन कहाँ से आया। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने। फिर हमने बात की कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम रदरफोर्ड का भी फेमस है। फिर हमने बात की कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। लेकिन ये सारी बातें किस तरीके से, कैसे कैसे, किन किन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है, ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो समझने से ज्यादा जो है वो आप ये बोल सकते हो याद करने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंटिस्ट के नेम और उनके ईयर्स याद करने। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एटॉमिक मॉडल, यानी कि परमाणु मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ही परमाणु की बात की जाती है ना, तो एक साइंटिस्ट सबसे पहले सबके माइंड में आता है, वो है हमारे डाल्टन साहब। ठीक है, तो डाल्टन जो साइंटिस्ट है स्टूडेंट, ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली बार ये बात बोली कि कोई भी चीज एटम से मिलकर बनती है। क्या मतलब है इस बात का? तो मैं बार बार हमेशा आपको एक ही एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बॉडी, अगर कोई पूछ ले कि किससे मिलकर बनी है, तो आप बोलोगे हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। बिल्कुल उसी तरीके से हर एक मैटर, हर एक पदार्थ बनता है छोटे छोटे एटम से। तो डाल्टन ने यही बात बोली। डाल्टन ने बोला, पहला पॉइंट देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, हर एक पदार्थ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, मैंने बोला ये लोहे का डिब्बा है, तो इसके अंदर लोहे के बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे। यानी कि कोई भी पदार्थ, लोहे का ये डिब्बा है, तो ये पूरा का पूरा लोहे के बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, या मैं बोलूं परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद डाल्टन साहब ने एक और बात बोली। डाल्टन ने बोला कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। यानी कि डाल्टन कहना चाहते थे कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और यहीं पर डाल्टन साहब क्या हो गए, गलत हो गए। एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी परमाणु अविभाज्य है, ये बात बोली डाल्टन साहब ने, और यहाँ पर ये क्या हो गए, गलत हो गए। कैसे गलत हो गए आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन मॉडल, यानी कि डाल्टन ने जो मॉडल दिया था उसकी कमी क्या थी। ठीक है, कहां पर जाके वो फेल हुए, या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि फेलियर क्या था डाल्टन का। तो आपको याद रखना है कि डाल्टन ने बोला था कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, और यहीं पर आकर वो फेल हो गए। ठीक है, क्योंकि एटम को तोड़ा जा सकता है, ये आगे बताया आगे के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो डाल्टन से क्या समझ में आया आपको? डाल्टन से समझ में आया कि डाल्टन वो साइंटिस्ट ने थे जिसने पहली बार एटम की बात की। फिर आपको याद रखना है 1803 में ये मॉडल आया था। ठीक है, हर एक पदार्थ एटम से मिलकर बनता है, और एटम जो है वो अविभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन कैसे गलत साबित हुए? तो एक और साइंटिस्ट आए 1903 के अंदर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जे जे थॉमसन। उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ऐसा देखा है कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन जी ने आके बोला, भाई मैं तो एटम को तोड़ सकता हूं। तो पहली लाइन ही आपको क्या दिख रही है, एटम इज डिविजिबल। तो इस लाइन के साथ डाल्टन क्या हो गए, फेल हो गए, कि भाई एटम को तो तोड़ा जा सकता है। क्या बताया थॉमसन ने? तो थॉमसन बोलता है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय हिम एंड सेड एटम इज अ स्फीयर। तो थॉमसन ने क्या बोला कि भाई एक जो परमाणु होता है ना, वो एक स्फीयर की तरह होता है, यानी एक गोले की तरह होता है। ठीक है, ये आपको गोला नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी तरह होता है परमाणु। और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से, देखो आप लोगों ने तरबूज देखा है सभी ने, जिस तरीके से तरबूज में क्या होता है, देखो तरबूज में एक तो सारा लाल भाग होता है। ठीक है, रेड कलर का पोर्शन होता है जिसे आप खाते हो, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं क्या होती है, बीच बीच में बीज पड़े हुए होते हैं। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ उसकी, जस्ट अ मिनट।
यस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए तरबूज दिख रहा है आपको, तो ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है स्टूडेंट, जिसे हम खाते हैं, इसे थॉमसन ने बोला कि ये पॉजिटिव भाग है, ठीक है, यानी कि धनायन भाग है एटम का, ठीक है, और बीच में जो बीज पड़े हैं ये नेगेटिव पार्ट है, और इस नेगेटिव पार्ट का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको दो बातें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि एटम को इन्होंने तरबूज माना, पॉजिटिव पार्ट का इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, बस इतना बोला कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, और बीच बीच में जो बीज पड़े थे उसको इन्होंने कहा कि ये नेगेटिव है और इनका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। तो थॉमसन जी ने क्योंकि वाटरमेलन से एग्जांपल लिया, तरबूज से एग्जांपल लिया, इसीलिए इनके मॉडल को क्या बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? इसके अलावा स्टूडेंट एक और नाम है थॉमसन के मॉडल का, वो है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या होती है प्लम पुडिंग? देखो देखिए पुराने जितने भी साइंटिस्ट होते थे ना, ये सारे ज्यादातर अंग्रेज होते थे, ठीक है, तो ये लोग ना पुडिंग्स बहुत खाते थे। पुडिंग क्या होता है? एक तरीके का केक होता है। तो आप लोगों ने केक देखा होगा, केक के बीच में ना कहीं कहीं पे कई बार फ्रूट्स डाल देते हैं, मिक्स फ्रूट केक होता है, उसी तरीके से उस टाइम ये प्लम पुडिंग केक खाते होंगे। तो इनकी पुडिंग में पूरी पूरी पुडिंग मीठी मीठी थी, जिसके बीच में प्लम घुसा हुआ था, ठीक है, यानी प्लम पड़ा था बीच बीच में। तो वैसा ही हो गया ना, जैसे वाटरमेलन है वैसे ही प्लम पुडिंग हो गया। तो इसीलिए थॉमसन के मॉडल का नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, यानी कि बेर हलवा मॉडल और तरबूज मॉडल के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको लाइन क्या दिख रही है? एटम हैज पॉजिटिव पार्ट एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई गई कि हर एक परमाणु में कुछ सकारात्मक भाग होता है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणायन होते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने आपको दो चीजें बताई। हमारे पास पहले आए डाल्टन, उन्होंने बोला हर एक चीज मिलकर बनती है एटम से, ठीक है, हर एक पदार्थ मिलकर बनता है एटम से। फिर उन्होंने बोला इस एटम को हम तोड़ नहीं सकते, वो फेल हो गए। थॉमसन आए, थॉमसन ने बोला कि भाई एटम को हम तोड़ सकते हैं, और एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव भाग होता है और उसके बीच बीच में कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि थॉमसन ने तोड़ दिया, किसे? एटम को तोड़ दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की 1903 में थॉमसन ने, ठीक है। थॉमसन का पूरा नाम जे थॉमसन। उसके बाद आए हमारे तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड। तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया भाई? तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोला जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यानी कि सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट। देखो क्या एक्सपेरिमेंट था, पहले ये समझो, उसके बाद मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी और अच्छे से इसको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी इमेज के बाद। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोने की पत्ती ली। पहला क्वेश्चन आएगा, सोने की पत्ती क्यों ली? सोना एक ऐसा मेटल होता है स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा नमनीय और सबसे ज्यादा लचीला होता है, यानी कि उसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या मतलब है नमनीय और लचीले का, या मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का? इसका मतलब है स्टूडेंट कि किसी चीज को कूट कूट के हम इतना पतला कर दे, शीट जितना पतला कर दे, ठीक है। आप लोगों ने देखा है घर में हम ना खाने को रैप करने के लिए एक सिल्वर कलर की फॉइल इस्तेमाल करते हैं, जिसे एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। वो कैसे बनाई गई? एल्यूमिनियम को हथौड़े से मार मार के इतना पतला किया गया कि वो फॉइल बनी। तो एल्यूमिनियम सोचो इतना पतला किया जा सकता है, और सोने के अंदर मैक्सिमम मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, यानी कि सोने जितना कोई पतला नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि मैं सोना ले लेता हूँ और उसको मैक्सिमम पतला कर दूंगा, इतना पतला कि ये मान के चलो कि हर एक जगह पे एक एक एटम, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा नमनीय और सबसे ज्यादा लचीला हो, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है उसे कूट कूट के तार में बनाना। तो एक तो हम कूट कूट के उसकी शीट बना सकते हैं और एक कूट कूट के उसकी तार बना सकते हैं, ये डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन मिल गया कि सोना क्यों लिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डक्टाइल और सबसे ज्यादा मेलिएबल था। आगे बढ़ते, तो इन्होंने क्या ली, ये हमारी सोने की पत्ती ले ली, ठीक है, ये सोने की पत्ती है मान लीजिए। और इन्होंने क्या ली, इन्होंने अल्फा किरणें ली। क्या ली? अल्फा रेस ली। अब अल्फा रेस क्यों ली? अल्फा रेस क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा रेस होती है हीलियम+2 की रेस, यानी कि जो हमारा दूसरा पीरियोडिक टेबल का तत्व है हीलियम, उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों ही हमने निकाल दिए, तो बना हीलियम का कैटायन, जिसे बोलते हैं अल्फा रे, ठीक है। तो हीलियम+2 ही अल्फा रे होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या की, ये अल्फा किरणें इस सोने की पत्ती पे डाली, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कहीं पे, देखो जब ये सोने की पत्ती पे किरणें आई ना, तो इन्होंने देखा जो किरण बिल्कुल बीच में आ रही थी वो एकदम वापस जा रही थी टकरा के,
यानी कि जिस प्रेशर से आई उसी प्रेशर से वापस। तो इन्होंने बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो चीज है बीचों बीच, इस सोने के बीचों बीच कुछ तो ऐसी चीज है जो भारी है, ठीक है, क्योंकि उससे किरण टकरा रही है बहुत जोर की। और दूसरी बात, भारी होने के साथ साथ वो पॉजिटिव भी है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी धनायन और धनायन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई अगर ये किरणें आके वापस जा रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, इसका मतलब है कि कोई भारी और पॉजिटिव चीज बीचों बीच है। और यहीं से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हर एक एटम के बीचों बीच एक भारी यानी हैवी, एक पॉजिटिव यानी धनायन भाग होता है, जिन्हें इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की, तो आंसर याद रखना रदरफोर्ड ने की, ठीक है। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस खोजा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बीच में तो रेस डाली, चलो ठीक है, अब इन्होंने साइड में रेस डाली। तो जब इन्होंने साइडों में रेस डाली तो इन्होंने देखा कभी तो रे किसी एंगल में वापस आ जाती, कभी किसी एंगल पे चली जाती, कभी कभी सीधी भी निकल जाती। यानी कि इन्होंने बोला भाई ये क्या चक्कर है कि एक ही जगह पे मैं जब रेस डाल रहा हूँ तो कभी तो वो टकरा के किसी चीज से वापस आ रही है और कभी वो सीधी जा रही है। तो इससे उन्होंने बोला कि बीचों बीच सेंटर के अलावा जितना भी भाग है ना एटम के पास, वो कभी खाली होता है और कभी भरा हुआ होता है। यानी कि कोई ना कोई चीज वहां पे है जो टिकी हुई नहीं रहती, घूमती रहती है, और उस चीज को इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, पूछा उन्होंने, सबने पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, फिर तो उन्होंने बोला आप देख पा रहे हैं थोड़े थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है रेस, यानी कि आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इन्होंने अब पूरी बात क्या बताई, इन्होंने बोला कि एटम जो होता है उसके अंदर बीचों बीच एक भारी चीज होती है जो कि पॉजिटिव होती है, उसे न्यूक्लियस यानी नाभिक बोला जाता है, और बाकी जगह पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है बाकी जगह पर जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पढ़ ले अब इनकी बातें। तो आपको पहला पॉइंट दिख रहा है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा पॉइंट दिख रहा है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, बिल्कुल ठीक गोलाकार होता है, एंड हैव मैक्सिमम होलो पोर्शन यानी ज्यादातर खोखला होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक होते हैं। प्रोटॉन की बात नहीं की इन्होंने, ठीक है, बस ये बोला है पॉजिटिव भाग है, इसीलिए इनको कभी कभी प्रोटॉन के साथ जोड़ देते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल देन एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत कम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज डेंस पार्ट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, यानी नाभिक जो है वो क्या होता है, घना होता है, डेंस होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सोने की पत्ती का इस्तेमाल किया, अल्फा किरणों का इस्तेमाल किया जो कि रेडियो सक्रिय तत्व जैसे कि रेडियम और पोलोनियम से निकलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो हीलियम+2 जो होती है वो अल्फा किरणें होती है, लेकिन रेडियम और पोलोनियम जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनसे भी ये किरणें निकलती है, ये बात याद रखिएगा। तो अल्फा किरणें इनसे भी निकलती है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा मॉडल जो कि था रदरफोर्ड का मॉडल। आइए देख लेते हैं ये मॉडल भी, भाई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, ये देख पाएंगे आप। देखिए यहाँ पर आप किरणों को देखिएगा, अल्फा पार्टिकल की गन है वहां पे, वो गोल्ड फॉइल के ऊपर आ रही है, देखो, और ये डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट कर रहा है कि राइट कहाँ पे आ रही है। देखो कभी तो सीधी जा रही है, कभी टेढ़ी जा रही है, कभी कहीं पे, कभी कभी कहीं पे, तो ये डिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं, कभी कभी वापस भी आ रही है, देखो देखना आप, अभी वापस आएगी, ठीक है, ये देखो वापस आई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेजोरिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं टकरा के चली जाती है, लेकिन जो वेरी डेंस पॉजिटिव पार्ट होता है न्यूक्लियस, वहां से टकरा के वापस आती है, ठीक है। इसके अलावा तो ये इन्होंने बताया कि बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और चारों तरफ क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये निष्कर्ष निकाल दिया रदरफोर्ड साहब ने। उसके बाद आते हैं हमारे आखिरी मॉडल के ऊपर जो कि है नील बोहर का मॉडल, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले कौन आया, डाल्टन आए, उन्होंने बोल दिया एटम के बारे में। फिर कौन आए, जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल दिया। फिर कौन आए, हमारे रदरफोर्ड आए, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोल दिया। बीच में ही गोल्डस्टीन आ गए थे, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बोल दिया। अब आते हैं नील बोहर साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये बताते हैं कि भाई जब किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है, तो वो स्टेबल क्यों है, कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है, ये बात बताते हैं नील बोहर। तो इन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया, यानी कि परमाणु की स्थिरता के बारे में बताया कि कोई परमाणु स्थिर क्यों है, भाई ऐसी क्या चीज है जो उसे स्थिर करके रखी हुई है। तो इन्होंने बोला कि भाई एक एटम के अंदर
जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बिल्कुल उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स व्हाई एन एटम इज स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ऋणायन और धनायन बराबर है, इसीलिए स्टेबल है। अब नेगेटिव ज्यादा हो जाता तो स्टेबल नहीं रहता, पॉजिटिव ज्यादा हो जाता तो भी स्टेबल नहीं रहता, दोनों इक्वल, लड़ाई कोई नहीं करेगा, स्टेबल हो गया एटम। तो नील बोहर ने 1913 यानी 1913 के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिरता के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक खास बात बोली। क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई अभी तक आप सब बोल रहे हो, देखो पहले डाल्टन साहब की तो बात ही मत करो, उन्होंने तो बोला था एटम में कुछ होता ही नहीं है, चलो जाओ। फिर उन्होंने बोला रदर, हमारे जो जे थॉमसन ने कहा था इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की कोई जगह है, पता नहीं भाई। रदरफोर्ड साहब आ गए, रदरफोर्ड साहब कहते इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, भाई ऐसे घूमता रहेगा, बिल्ला है, ऐसे कैसे घूमता रहेगा। तो इन्होंने बोला मैं बताता हूँ, जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर कुछ खास कमरे होते हैं, गोल 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 कमरे होते हैं, उन गोल गोल कमरों को या गोल गोल जगह को बोलते हैं ऑर्बिट। और इन्होंने बोला उसी ऑर्बिट, उसी कक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह बताई। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट एनर्जी लेवल इन एन एटम लाइक इन स्पेस। जैसे हम स्पेस में देखते हैं कि सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, कोई पास, कोई दूर, कोई और दूर, जैसे मरकरी पहले आता है, फिर अर्थ बाद में आता है, जुपिटर और बाद में आता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में घूमते हैं। पहले आता है पहला कमरा, जिसका नाम इन्होंने के दे दिया, दूसरा कमरा जिसका नाम इन्होंने एल दे दिया, तीसरा कमरा एम, चौथा कमरा एन। समझ पा रहे हो, देखो एक बार यहाँ पर दिखाएं, क्या कहाँ दिखाएं, यस ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला कमरा के आ गया, उसके बाहर वाला कमरा एल आ गया, इस तरीके से। अब आप बोलोगे मैम के क्यों एल क्यों, तो मैंने बहुत बार बताया है के एल इनकी मर्जी थी, शायद इनका फेवरेट लेटर के था, इन्होंने के रख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग एनर्जी लेवल की ऑर्बिट में घूमता है, कक्षों में घूमता है, जो कि है के एल एम एन, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि हर एक कक्ष की एनर्जी अलग अलग होती है, यानी कि के की एनर्जी अलग है, एल की एनर्जी अलग है, एम की अलग है और एन की अलग है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन सो द एटम इज स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ये गलत लिखा हुआ है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, इसीलिए परमाणु स्थिर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, बोहर साहब आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षों में घूमता है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बताओ बताओ। तो बोहर ने कहा शांति रखो, सब बताऊंगा मैं एक एक करके, मैंने ना सारा दिमाग चलाया हुआ है। तो बोहर ने बोला कि मैं देता हूं मेरे नाम का एक फॉर्मूला, जो कि है बोहर फॉर्मूला, और वो था 2n² का फॉर्मूला। इन्होंने बोला जब भी किसी ऑर्बिट में आपको पता करना हो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये फॉर्मूला लगा दो। कैसे भाई, समझाना थोड़ा सा। तो इन्होंने बोला n है ऑर्बिट का नंबर, n है ऑर्बिट का नंबर। जैसे कि पहली ऑर्बिट क्या है, देखो k थी सबसे पहले, तो k के लिए n क्या होगा 1, दूसरी ऑर्बिट l थी तो l के लिए 2, तीसरी ऑर्बिट m थी, m के लिए 3, चौथी ऑर्बिट n थी, n के लिए 4। अब मैं बोलूं q के लिए, बताओ किसके लिए, बताओ, मैं बोल रही हूँ आपको, आप लोग बताओ मुझे q के लिए। तो आप सोचोगे k के लिए पहली, l के लिए दूसरी, m के लिए तीसरी, n के लिए चौथी, o p q, q 7वें नंबर पे आ रहा है तो q के लिए 7वीं थी। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे t के लिए, कमेंट में मुझे बताएंगे कि t के लिए कौन सी ऑर्बिट होगी, t के लिए, ठीक है। p k l m n o p q r s t कैलकुलेट करके आप मुझे t के लिए बताएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अब बताओ कैसे, बस फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको k में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मान लीजिए मैंने k में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, k के लिए n क्या है 1, तो 2 की जगह 2, n की जगह 1 रख दो, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर रख दो। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 आ गया क्या 2, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। हमेशा याद रखना k नाम का कमरा छोटा सा कमरा है, उसमें 2 ही बंदे आते हैं सिर्फ। l में देखते हैं 2 की जगह 2, n क्या होता है l के लिए, तो n होता है l के लिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 2 की जगह 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि l में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बताओ कोई दिक्कत किसी को, m में कितने आएंगे, तो इसकी जगह 3 लगा दो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18। n में कितने आएंगे, तो 3 की जगह 4 लगा दो,
4 4 जा ये हो जाएगा 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे N में। ठीक है, आप मुझे टी में बताएंगे कि टी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपने मुझे आंसर में बताना है कमेंट में। के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में एम में 18, एल में 8 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात नील बोहर ने बोल दी। ठीक है, तो नील बोहर की भी बात सुन लेते हैं एक बार। यहाँ पर आ गए हमारे नील बोहर। तो आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 13 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब आप सोचिए, आप अपने घर में बैठे हो, 13 मेहमान आ गए, तो आप सबसे पहले अपने छोटे वाले कमरे में 2 को फिट कर दोगे। अब आप बोलोगे यार इस छोटे वाले कमरे में तो सिर्फ 2 आएंगे। ठीक है, बचे कितने? अभी भी 11 बच गए हैं। तो चलो बचे हुए 8 को एल में डाल देते हैं। अभी भी 3 बचे हुए हैं, तो बचे हुए 3 को एम में डाल देते हैं। ऐसे ही करेंगे ना, पहले छोटा कमरा भरेंगे, फिर बड़ा कमरा भरेंगे, फिर बड़ा कमरा भरेंगे। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हुए होते हैं। ठीक है, तो KLMN शेल आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक मॉडल जो है ये खत्म होता है आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है कमेंट में जरूर बताइएगा, अदरवाइज मुझे अपनी मर्जी से टॉपिक लाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट आता है तो पूछने से बिल्कुल हिचकिचाइए मत। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी दिया गया है, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप हर जगह पे हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सभी के सभी अपडेट मिले। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फनी हम थोड़ी बैक की वीडियो भी डाल देते हैं, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी चीज रिपीट करनी हो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम शेयर कर दो यार। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।